नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल SMST ग्रुप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत देखेंगे कला और संस्कृति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कला संस्कृति में क्या देखेंगे हम? कला, उत्सव, मेले और पर्व व बोलियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, प्रदेश में जो संस्कृति विभाग है, जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में की गई थी। इसके बाद दोस्तों, प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, पहला तो है ब्रज क्षेत्र। कौन क्षेत्र? ब्रज क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों अवध वाला क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों रोहिलखंड वाला क्षेत्र और इसके बाद दोस्तों भोजपुरी क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, कितने क्षेत्र हैं? तो लगभग 5 क्षेत्र हैं। कौन? ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, रोहिलखंड क्षेत्र और भोजपुरी क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों, प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम या मौर्यकालीन नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, सारनाथ। कहाँ से? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, ये जो 3 जनपद हैं, यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से दोस्तों स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। दोस्तों, कौन कौन से सांस्कृतिक क्षेत्र हैं जो हमारे प्रदेश में है? तो दोस्तों पहला ब्रज क्षेत्र है, इसके बाद अवध क्षेत्र है, इसके बाद दोस्तों बुंदेलखंड है, इसके बाद दोस्तों रोहिलखंड है, इसके बाद दोस्तों भोजपुरी क्षेत्र है। दोस्तों, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं स्थापत्य कला के? तो दोस्तों सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर। दोस्तों, कौशाम्बी है ये दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म की मिश्रित जो संस्कृति देखने को मिलती है, वो किस जनपद में मिलती है? तो कौशाम्बी जनपद में देखने को मिलती है। दोस्तों, आगे चलते हैं मंदिर निर्माण कला। जी हाँ दोस्तों, मंदिर निर्माण कला का विकास कब हुआ था? तो दोस्तों गुप्त काल में। जी हाँ दोस्तों, जो गुप्त काल था, गुप्त काल में क्या हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला, क्या दोस्तों, मंदिर निर्माण कला का विकास किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों गुप्त कालीन मंदिरों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। जी हाँ दोस्तों, देवगढ़ के दशावतार मंदिर से क्या साक्ष्य मिलता है? तो दोस्तों गुप्त कालीन मंदिर होने का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो मूर्ति है वो भगवान विष्णु की मूर्ति है। दोस्तों, देवगढ़ के दशावतार मंदिर जो झांसी जनपद में है। इसके बाद दोस्तों भीतरगांव का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, भीतरगांव का मंदिर कहाँ पे है? ये कानपुर शहर में है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों भीतरी, ये गाजीपुर में है। दोस्तों, गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य 3 जनपदों से मिले हैं। कौन कौन से? पहला झांसी जनपद में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दूसरा कानपुर जनपद में भीतरगांव का मंदिर, इसके बाद दोस्तों गाजीपुर से भीतरी मंदिर। इसके बाद दोस्तों मध्यकाल में क्या? मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी थी? जी हाँ दोस्तों, मध्यकाल में स्थापत्य कला की 2 प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी थी? तो दोस्तों सरकी और मुगल। क्या दोस्तों? सरकी शैली और मुगल शैली, ये आगरा की प्रमुख शैली है। जी हाँ दोस्तों, कितनी शैलियाँ हैं? 2 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी? सरकी और मुगल शैली। ये किस जनपद में मिलती हैं? तो ये आगरा जनपद में देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी शैली? सरकी शैली और मुगल शैली। जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ की हैं? तो ये अपने उत्तर प्रदेश की हैं और मध्यकाल में विशेषता स्थापत्य कला की 2 प्रमुख शैलियाँ सरकी और मुगल शैली आगरा जनपद में देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों सरकी शैली का जो सर्वोत्कृष्ट नमूना है वो क्या है? तो दोस्तों जो जौनपुर की अटाला मस्जिद है। जी हाँ दोस्तों, जौनपुर की अटाला मस्जिद है, ये सरकी शैली में ही बनी हुई है। किस शैली में? तो सरकी शैली में बनी हुई है। क्या? जौनपुर की अटाला मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अटाला मस्जिद है वो किस शैली में बनी हुई है? तो दोस्तों सरकी शैली में बनी हुई है। ये शैली किस काल की है? तो दोस्तों ये शैली मध्यकाल की है। इसके बाद दोस्तों मुगल कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? तो दोस्तों मुगल काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना है आगरा का ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल ये मुगल काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। इसके बाद दोस्तों जो अटाला मस्जिद है जौनपुर की, ये सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। इसके बाद दोस्तों आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली कौन सी है? तो ये लखनवी शैली है। ये लखनऊ शैली है। क्या दोस्तों? आधुनिक स्थापत्य की, यानी जो वर्तमान में जो स्थापत्य कला चल रही है उसकी प्रमुख शैली कौन सी है? तो दोस्तों ये है आपकी लखनऊ शैली। इसके बाद दोस्तों लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना क्या है? तो बड़े इमाम बाड़ा का जो हॉल है। क्या दोस्तों? जो आपने बड़ा इमाम बाड़ा देखा है हुआ, अगर आप गए होंगे तो उसमें जो एक हॉल है दोस्तों, ये जो हॉल है ये किस शैली में बना हुआ है? तो दोस्तों ये जो हॉल है इसमें दोस्तों लखनऊ शैली देखने को मिलती है। और दोस्तों ये क्या है? तो ये आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली कौन सी है? तो लखनऊ शैली है। और इसका सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन है? तो इसका सर्वोत्कृष्ट नमूना है बड़ा इमाम बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो हॉल है उसमें विशेषकर लखनऊ शैली देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चित्रकला के बारे में। दोस्तों चित्रकला के प्राचीनतम नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों चित्रकला के जो प्राचीनतम नमूने हैं वो मिर्जापुर सोनभद्र के सोनकड़ा व लिख नियांदरी। कहाँ से? सोनकड़ा व लिख नियांदरी और मिर्जापुर सोनभद्र किस जनपद में? मिर्जापुर और सोनभद्र में चित्रकला के प्राचीन नमूने मिले हैं। और वो भी कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो ये सोनकड़ा व लिख नियांदरी से मिले हैं। इसके बाद मानिकपुर, ये दोस्तों प्रयागराज का क्षेत्र है मानिकपुर। इसके बाद दोस्तों जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों के शैलों पर व गुफाओं पर
शैल का मतलब है दोस्तों पत्थरों पर और गुफाओं में ये चित्रकला के प्राचीनतम हमें नमूने प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से? पहले तो मिर्जापुर सोनभद्र की सोनकड़ा व लिखनी आंदरी। क्या दोस्तों? सोनकड़ा व लिखनी आंदरी। इसके बाद दोस्तों मानिकपुर, जोगीमारा। क्या दोस्तों? मानिकपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों की शैलों व गुफाओं पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो चित्रकला का प्राचीनतम नमूना हमें प्राप्त होता है दोस्तों। इसके बाद मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों मध्यकाल में प्रमुख चित्रकला शैली थी मुगल शैली, जो आगरा में देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों मथुरा शैली, ये ब्रज क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों बुंदेली शैली, जो दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों जो मुगल चित्रकला है, क्या दोस्तों? मुगल चित्रकला है, इसकी नींव किसने रखी थी? जी हाँ दोस्तों, तो जो मुगल चित्रकला की नींव रखी थी वो हुमायूं ने रखी थी। जी हाँ दोस्तों, किसने रखी थी? तो ये बाबर का जो पुत्र था, कौन? हुमायूं, इसने रखी थी मुगल चित्रकला की शैली की नींव। इसके बाद दोस्तों जो मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है वो किसके काल को कहा जाता है? तो दोस्तों मुगल कला का जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों जो बाबर का जो बेटा था हुमायूं, जी हाँ दोस्तों, बाबर का बेटा था हुमायूं, इसने नींव रखी थी किसकी? मुगल चित्रकला की। लेकिन दोस्तों ये जो चित्रकला है वो सबसे ज़्यादा प्रमोट किस शासक के शासनकाल में हुई? तो दोस्तों वो जहांगीर के शासनकाल में हुई। दोस्तों जहांगीर ने कई सारी चित्रकला बनवाई और विभिन्न विभिन्न जगह पे बनवाई। तो इसके काल को क्या कहा जाने लगा? यानी सर्वोत्कृष्ट जो नमूने हैं वो किसके काल से प्राप्त हुए हैं? तो जहांगीर के काल से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाने लगा। दोस्तों जो काशी नरेश थे उसके संरक्षण में एक चित्रकला विकसित हुई, कौन सी? वो अपभ्रंश और कंपन शैली में। कौन शैली में? तो कंपन और कंपनी और अपभ्रंश शैली में। किस शैली में दोस्तों? अपभ्रंश तथा कंपनी शैली में। काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली कौन सी है? तो अपभ्रंश तथा कंपनी शैली। इसके बाद दोस्तों आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों जो आधुनिक चित्रकला है उसकी प्रमुख शैलियाँ कौन सी हैं? तो ये हैं दोस्तों वाश टेम्पा। क्या है दोस्तों? वाश टेम्पा या लखनऊ शैली। जी हाँ दोस्तों, वाश टेम्पा, वॉश टेम्पा या लखनऊ शैली, ये दोस्तों क्या है? ये आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ हैं। दोस्तों चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा गया? तो जहांगीर को। चित्रकला की नींव किसने रखी मुगल चित्रकला की? तो हुमायूं ने रखी। दोस्तों मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला कौन कौन सी थी? दोस्तों आगरा की जो मुगल थे, इसके बाद दोस्तों ब्रज क्षेत्र की मथुरा, इसके बाद दोस्तों बुंदेलखंड की बुंदेली शैली। इसके बाद दोस्तों लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? क्या दोस्तों? लखनऊ जो चित्रकला शैली है इसके जनक कौन है? तो दोस्तों जो लखनऊ चित्रकला शैली के जनक है असित कुमार हलदार। कौन है दोस्तों? असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार कौन है? तो ये लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं। लखनऊ चित्रकला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लखनऊ चित्रकला शैली जो आधुनिक में चल रही है, कौन सी आधुनिक चित्रकला चल रही है? वॉश टेम्पर या फिर दोस्तों अपनी लखनऊ शैली। तो लखनऊ चित्रकला है वो उस शैली का जनक कौन है? तो असित कुमार हलदार। कौन दोस्तों? असित कुमार हलदार। कौन दोस्तों? असित कुमार हलदार। ये क्या है? तो ये लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? तो असित कुमार हलदार। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? असित कुमार हलदार। इसके बाद दोस्तों प्रदेश की चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की थी? तो ललित मोहन सेन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो ललित मोहन सेन ने की थी। क्या की थी? प्रदेश के चित्रकला विकास में। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश की जो चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या, कौन सी विद्या? क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की? तो ये की दोस्तों ललित मोहन सेन ने। किसने की? ललित मोहन सेन ने। और असित कुमार हलदार कौन है? तो ये लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं। और ललित मोहन सेन कौन है? तो ये ग्राफिक विद्या की जिसने शुरुआत की वो है ललित मोहन सेन। इसके बाद दोस्तों चमन सिंह ने चित्र व मूर्ति पर, क्या दोस्तों? चमन सिंह ने चित्र व मूर्ति कला पर पुस्तकें लिखी। कितनी लिखी? 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। किसने लिखी हैं? चमन सिंह ने लिखी हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं संगीत कला के बारे में। दोस्तों संगीत कला क्या है? शास्त्रीय गायन क्या है? वादन क्या है? इसके बारे में हम प्रमुख जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले देखेंगे हम मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार। तो दोस्तों स्वामी हरिदास, कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, मांतगम, अभिनव गुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, अदारंग, सदारंग, वाजिद अली शाह, तानसेन, वैजू और हुसैन सरकी। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार हैं। कौन कौन है? स्वामी हरदास, कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, मातंगम, इसके बाद दोस्तों अभिनव गुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, अदारंग, सदारंग, वाजिद अली शाह, तानसेन, बैजू, हुसैन सरकी आदि। ये कौन है? मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार हैं। दोस्तों ईरानी फारसी, क्या दोस्तों? ईरानी फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किसने किया है? तो ये किया है अमीर खुसरो ने। जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो ने क्या किया है? तो ईरानी फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया है दोस्तों। इनके जो अमीर खुसरो के जो बोल हैं उन बोलों में हमें क्या देखने को मिलता है? ईरानी फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों कव्वाली, तराना, कौल, कलवाना आदि शैलियों की खोज किसने की? तो दोस्तों ये किसने की है? तो ये अमीर खुसरो ने की है। दोस्तों कौल क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, तो कव्वाली के पहले जो 4 शब्द बोले जाते हैं ये क्या होते हैं? ये कौल होते हैं, या कौल को ही कहावत भी कहा जाता है। कौल को क्या कहा जाता है? कौल को कहावत भी कहा जाता है।
दोस्तों कव्वाली के पहले और अंतिम में जो कहावतें की जाती हैं या कौल जो गाया जाता है या बोला जाता है उसको कौल कलवाना कहते हैं। और कौल कलवाना की ये शैली है, इसकी खोज किसने की है? तो ये अमीर खुसरो ने की है। दोस्तों अमीर खुसरो ने कव्वाली की भी खोज की है, तराना की भी खोज की है और कौल कलवाना की भी खोज की है। इसके बाद दोस्तों तबला व सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया है। जी हाँ दोस्तों, तबला और सितार, क्या दोस्तों, तबला और सितार का ये जो आविष्कार है वो किसने किया है? तो ये अमीर खुसरो ने ही किया है। तो दोस्तों अमीर खुसरो ने क्या क्या, ये ईरानी फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण भी अमीर खुसरो ने किया। इसके बाद कव्वाली, तराना, कौल कलवाना आदि शैलियों की खोज किसने की? ये भी अमीर खुसरो ने की। इसके बाद दोस्तों तबला व सितार का आविष्कार भी दोस्तों किसने किया? अमीर खुसरो ने। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि तबला का आविष्कार किसने किया, सितार का आविष्कार किसने किया? तो ये अमीर खुसरो ने ही किया। इसके बाद दोस्तों मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत किसने की? तो जो आचार्य वल्लभाचार्य हैं, आचार्य वल्लभाचार्य ने मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत की। दोस्तों संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत किसने की? वल्लभाचार्य ने की। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की। इसके बाद दोस्तों प्रसिद्ध संगीतज्ञ, जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं हैं श्री केलीमाल और अष्टादश पद। क्या दोस्तों? श्री केलमाल व अष्टादश पद, ये क्या है? प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं हैं। स्वामी हरिदास जी रहते थे निधिवन वृंदावन में। जी हाँ दोस्तों, स्वामी हरिदास कहाँ के थे? वृंदावन के थे। कहाँ पे रहते थे? निधिवन में रहते थे। इसके बाद दोस्तों स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों हरिदासपुर अलीगढ़ में। क्या दोस्तों? हरिदासपुर अलीगढ़ में किसका जन्म हुआ था? तो स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था। ये कहाँ पे रहते थे? ये निधिवन वृंदावन में रहते थे। दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं। दोस्तों ध्रुपद धमार राग, जी हाँ दोस्तों, ध्रुपद जो धमार राग है उसका प्रवर्तन किसने किया? तो इसका प्रवर्तन किया स्वामी हरिदास ने। जो दोस्तों कहाँ पे रहते थे? निधिवन, निधिवन में रहते थे। कौन रहते थे? स्वामी हरिदास। इन्होंने क्या किया? ध्रुपद धमार राग। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किसने किया? तो ये स्वामी हरिदास ने किया। इसके बाद दोस्तों कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास प्रसिद्ध किसके लिए हैं? तो ध्रुपद गायन के लिए हैं। किसके दोस्तों? ध्रुपद गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो स्वामी हरिदास प्रसिद्ध हैं और इन्होंने ही ध्रुपद धमाल राग का प्रवर्तन किया था। दोस्तों तानसेन, बैजू और गोपाल आदि ये जो 8 शिष्य हैं वो किसके हैं? स्वामी हरिदास के ही ये शिष्य हैं। दोस्तों अकबर के दरबारी तानसेन ग्वालियर ये किस में पारंगत थे? ये ध्रुपद शैली में पारंगत थे, राग दीपक में पारंगत थे और बीणा वादन में भी ये पारंगत थे। कौन? तानसेन। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में ही है। ये कौन थे? अकबर के दरबारी थे। और ये किस किस चीज़ में पारंगत थे? ये ध्रुपद शैली में पारंगत थे, ये राग दीपक में भी पारंगत थे और बीणा वादन में भी पारंगत थे। कौन कौन शैली? ध्रुपद शैली, राग दीपक और बीणा वादन। ध्रुपद शैली, राग दीपक और बीणा वादन में कौन पारंगत था? अकबर का दरबारी तानसेन पारंगत था और उसका मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। दोस्तों अगला भाग हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।